हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज थर्ड सेशन है जहां पर हम लोग कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2017 एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम जेएनयू का क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो ये आज थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो इस पर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बी पार्ट को सॉल्व किया था। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 60 से लेकर 80 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने 80 से लेकर 110 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। ओके, तो आज के थर्ड सेशन में हम लोग 110 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा, जिन्होंने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ आई सिंबल, ऊपर के आई सिंबल में भी आ रहा होगा, तो वहाँ पर भी क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे बढ़ते हैं और बी पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। ए पार्ट सॉल्व नहीं कर रहे, वो मैंने पहले बता दिया। मैं बी पार्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि ए पार्ट सॉल्व करें तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अभी हम लोग बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोग सॉल्व कर रहे किया था अप टू 110 तक हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन, द एंजाइम दैट रिलीव टॉर्सन स्ट्रेन while double stranded DNA is being unwound। ओके, तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या होता है या ट्रांसक्रिप्शन में, ये डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर रहते हैं ये इसको ओपन करना रहता है, जिसकी वजह से ये जब ओपन होते हैं तो आगे और पीछे की तरफ टॉर्शन प्रेशर या टॉर्शन स्ट्रेन डेवलप करते हैं। तो इसको रिलीव करने के लिए डीएनए टोपोआइसोमेरेज या उसी का कॉमन नेम है डीएनए गायरेज, ये आता है। तो आंसर होगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैचेस द ऑर्गेनेल विथ इट फंक्शन। ओके, ग्लाइसोसोम प्लांट में होता है, सीड ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन, नहीं, ये रॉन्गली मैच है, क्योंकि फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एडीपी प्लस पीआई टू एटीपी। तो ये हो गया फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है? लाइट से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये होता है प्लांट के केस में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल फोटोन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है और उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एडीपी प्लस पीआई को एटीपी बनाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का काम है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। तो ये रॉन्गली मैच है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर ये, बाकी दोनों करेक्ट हैं। पेरोक्सिसोम आरोस क्वेंचिंग करता है। आरोस का मतलब है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को क्वेंच कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद ग्लाइकोसिलेशन का मतलब है यहाँ पर इस ऑर्गेनेल में एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल टिश्यू इज कोलाजन। या दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि एनिमल में सबसे एबंडेंट प्रोटीन होता है कोलाजन। और अगर एबंडेंट प्रोटीन बोलता यूनिवर्स में तब होता रूबिस्को, जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा कोलाजन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन लीड टू प्रोटीन डिग्रेडेशन। अच्छा, प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए कोई भी प्रोटीन जिनको डिग्रेड करना रहता है उनके ऊपर एक टैगिंग होता है, इस टैगिंग को कहते हैं यूबिक्विटिनेशन। आपने पढ़ा होगा, यूबिक्विटिन प्रोटीन आके टैग हो जाता है और ये सिग्नल देता है कि इस प्रोटीन को डिग्रेडेशन के लिए जाना, तो ये उसको कहते हैं यूबिक्विटिनेशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिसपे मोर देन वन सेंट्रोमेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको इसी, और अगर मोर देन वन सेंट्रोमेयर होगा तो इसका मतलब है कि मल्टीपल स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे। काइनेटोकोर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो क्रोमोसोम विथ मल्टीपल सेंट्रोमेयर, इसका आंसर ये होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीटीन क्रोमोसोम आर फॉर्म ड्यू टू। तो ये भी हम लोग जानते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करता है विदाउट सेल डिवीजन, यानी कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस विच मीन्स डीएनए का रेप्लिकेशन, ये तो होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यानी सेल का डिवीजन नहीं होगा।
तो जिसकी वजह से एक ही सेल में मल्टीपल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे डीएनए कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। ये रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस बट नो साइटोकाइनेसिस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वैल्यू पैराडॉक्स टेल अस। ओके, पहले समझते सी वैल्यू क्या है। सी वैल्यू का मतलब होता है इफ यू आर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज और सेल कॉम्प्लेक्सिटी विथ जीनोम साइज, ठीक है। अगर इनका आपको स्टडी कर रहे हैं इसके रिलेशन को, तो इसको बोलते हैं हम लोग सी वैल्यू स्टडी। जैसे प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा है तो जीनोम साइज भी उसके छोटे हैं, यूकैरियोटिक का साइज बड़ा है तो जीनोम साइज भी बड़ा है, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सी वैल्यू। तो अब आ रहे पैराडॉक्स, यहाँ पे एक दूसरा टर्म यहाँ लिखा हुआ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कुछ उनमें लिनियरिटी नहीं है, मतलब उसमें कुछ एक्सेप्शन है। इसका मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार सेल का साइज इंक्रीज करे तो जीनोम का साइज भी इंक्रीज करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के नॉन लीनियर रिलेशनशिप का स्टडी अगर करते हैं तो उसको बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। सी वैल्यू रहता तो आंसर होता लीनियरिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीनोम साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोजेस कॉम्पनसेशन इन ह्यूमन इज अबाउट। ओके, तो डोज कॉम्पनसेशन क्या है, जिसको हम लोग बार बॉडीज भी बोलते हैं। तो अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बार बॉडीज के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो बार बॉडीज में फीमेल में 2 एक्स रहते हैं, 6 क्रोमोसोम, और मेल में क्या रहता है, सिंगल एक्स और वाई। और हम लोग को मालूम है कि जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम पे, वाई पे कोई भी जीन नहीं होता क्योंकि इनके साइज बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पर जीन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पर 2 एक्स है तो डबल डोज हो जाएगा जीन का, और यहाँ पर मेल के केस में सिर्फ 1 डोज होगा क्योंकि सिंगल एक्स पर जीन है। तो इसको यहाँ पे डबल हो गया और यहाँ पे हाफ हो गया, तो ये तो इम्बैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए फीमेल के सेल में 2 एक्स में से एक को क्या करते हैं कि एक एक्स को हम लोग कर देते हैं इनएक्टिव। तो इनएक्टिव करने के बाद में सिर्फ एक ही एक्टिव रहेगा, तो ये हाफ रहेगा जो कि मेल के हाफ के साथ में मैच करेगा, तो इसको इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं डोज कॉम्पनसेशन। तो इनएक्टिविटी ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, इसी को बार बॉडीज भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली स्टेटमेंट अबाउट मैच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी के बारे में पूछ रहा है, तो दे लैक न्यूक्लियर एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन, ट्रू है। साइटोप्लाज्म इज रिच इन हीमोग्लोबिन, ट्रू है। दे हैव बाइकॉन्केव शेप, ट्रू है। मेम्ब्रेन इज लिपिड मोनोलेयर, नहीं, ये रॉन्ग है, यहाँ बाई लेयर होता है लिपिड, तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 120, रिस्पॉन्स टू डैमेज डीएनए P53 कैन मेडिएट। ओके, P53 क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन भी बोलते हैं इसको। ये ट्यूमर नहीं होने देता, यानी कैंसर नहीं होने देता, ठीक है। ये केयर गार्जियन जीन भी बोल सकते हो, केयर टेकर भी बोल सकते हैं इसको, जो हमारे सेल्स को टेक केयर करता है कि ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो P53 जीन जब तक रहेगा एक्टिव तब तक कैंसर नहीं होगा। तो ये बेसिकली करता क्या है, सेल साइकिल को अरेस्ट कर देता है। अगर ये एक्सप्रेस हुआ या ये बना P53 अगर एक्सप्रेस हुआ, ये प्रोटीन है, इसके जीन अगर एक्टिवेट हुआ तो ये प्रोटीन बनाएगा, तो ये क्या करेगा, सेल साइकिल को अरेस्ट करता है। आंसर होगा फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सट्रक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, मेम्ब्रेन प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इज रिमूव बाय चार्ज इन द पीएच, नहीं। अच्छा, होप सो कि आपको मालूम होगा कि इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन वो होते हैं जो बाईपास प्रोटीन, दोनों लेयर को पास कर जाते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो एक तरफ एसोसिएट हो, आउटर फेस पे हो चाहे वो इनर फेस पे हो, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन को निकालना ज़्यादा टफ है क्योंकि वो दोनों लेयर को, लिपिड के लेयर को बाईपास किए रहते हैं, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन को निकालना इजी रहता है क्योंकि वो सरफेस पे एक लेयर पर अटैच होते हैं।
तो ये पीएच चेंज करके हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन को नहीं निकाल सकते। पेरिफेरल प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन इज रिमूव्ड बाय यूरिया, या यूरिया इज यूज्ड to remove the interaction between peripheral protein with lipid membrane या लिपिड सरफेस पे जो है अटैच, उसके साथ में एसोसिएट किएगा। हो सकता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो या फिर कोई और इंटरेक्शन हो, तो उसको इंटरेक्शन को रिमूव करने के लिए यूरिया यूज़ करते हैं। तो आंसर बी इज़ करेक्ट। इंटीग्रल प्रोटीन साल्ट के यूज़ करके नहीं किया जा सकता, ये भी रॉन्ग है। एम्पिटोरिक प्रोटीन इज रिमूव बाय चिलेटिंग एजेंट, नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर होगा यहाँ पे बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फंक्शन माइट बी यू पोस्टुलेट फॉर पॉलीपेप्टाइड हैविंग जेडन फिंगर मोटिफ। अच्छा, जेडन फिंगर मोटिफ प्रेजेंट कहाँ रहता है? ये कंजर्व डोमेन है। मोटिफ रहते हैं डोमेन, मोटिफ डोमेन, these are the part of protein, so these are the conserved motif and these are present in those protein which are interacting with the DNA। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोटीन हो गए, रेप्लिकेशन के प्रोटीन हो गए, तो ये सब डायरेक्टली डीएनए पे बाइंड करते हैं और इसीलिए उनके पास जेड फिंगर मोटिफ रहता है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डायरेक्टली होगा क्योंकि ये डीएनए पे बाइंड करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। ओके, टू हेटेरोजाइगस तो ले लेते हैं, ये एक हेटेरोजाइगस है, एक ये हेटेरोजाइगस है। इसको अगर क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या होगा? ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, यानी इसमें से 1/4 बनेगा डोमिनेंट टाइप जीनोटाइप एंड 1/2 होगा हेटेरोजाइगस और 1/4 होगा अगेन होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पर आंसर ये होगा सी, 24 टॉल, 49 मीडियम एंड 25 शॉर्ट। तो कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? ये 25 को या 24 सबसे मिनिमम वाले को लेंगे और सेल्फ को डिवाइड, उसी को से वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। जैसे इन तीनों में सबसे मिनिमम वैल्यू किसका है? 24 का, तो इसको 24 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको अगर 24 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 1। इसको अगर 24 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आएगा? 2। और इसको 24 से डिवाइड कर दे तो 1, यानी 1:2:1 रेशियो, यानी सी ऑप्शन होगा। यहाँ भी वही रेशियो आ रहा है, तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्रॉस बिटवीन टू ब्लैक लैब्राडोर रिट्राइव द फिनोटाइप रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज 9 ब्लैक पपीज, 3 चॉकलेट एंड 4 येलो पपीज। दिस इज एग्जाम्पल। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 9:3:4 का रेशियो कब आता है? जब एपिस्टेसिस होगा, और उसमें भी एपिस्टेसिस कौन सा, किसका नंबर इंक्रीज हो रहा है? जनरली ये डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? 9:3:3:1। तो यहाँ पे देखिए 9 तो ठीक है, ये ठीक है, ये 3 भी ठीक है, लेकिन ये 4 हो गया, यानी ये वाला रिसेसिव वाला इसके साथ में मर्ज कर गया है, तो इसके नंबर इंक्रीज कर गए। तो इस तरह वाले एक एपिस्टेसिस को बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस, क्योंकि रिसेसिव के नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर एपिस्टेसिस तो एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, इसको कैसे कर सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा डिटेल में समझें, ऑल्दो यहाँ आंसर इसका 4th होगा। तो ये मान लेते हैं कि पपीज़ जो है येलो कलर सबसे पहले, ये इनिशियल है, और इसमें अगर सी जीन आ जाए, सी जीन, और सी जीन से एक एंजाइम बनेगा सी एंजाइम, और वो येलो को कन्वर्ट कर देगा चॉकलेट में, ठीक है। और चॉकलेट में जब बी जीन आएगा तो बी एंजाइम बनाएगा और ये कन्वर्ट करेगा फिर ब्लैक में। तो ब्लैक के लिए सी और बी दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए, सी और बी दोनों साथ में, तभी ब्लैक बनेगा। चॉकलेट के लिए सिर्फ सी डोमिनेंट चाहिए, बाकी दोनों कंडीशन, ये बाकी क्या होना चाहिए? बी वाला, कैपिटल बी नहीं, रिसेसिव, इनएक्टिव, ताकि ये यहीं तक आके स्टॉप हो जाए चॉकलेट तक। और अगर येलो हो तो येलो के लिए क्या चाहिए? इसको ऐसे करते हैं, येलो के लिए चाहिए कि सी
यहीं तक रुके, यहीं पर सी, तो कैपिटल सी नहीं आएगा तो स्मॉल सी मस्ट होगा एक, कि स्मॉल सी कैपिटल बी भी रहे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बाद वाला जीन है। पहले चॉकलेट तो बनना चाहिए तब तो कैपिटल बी आएगा, तब तो ब्लैक में कन्वर्ट होगा। तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, तो ये रहे या नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमेशा रिसेसिव में रहना चाहिए। तो स्मॉल सी कैपिटल डी भी कैपिटल बी, ये भी होगा तब येलो आएगा। या फिर इसमें स्मॉल सी और स्मॉल बी तब भी येलो आएगा। तो आप क्रॉसिंग करके देखिए ये जीनोटाइप लेकर, यानी ब्लैक का जीनोटाइप होगा कैपिटल सी और कैपिटल बी, ये दोनों मस्ट होना चाहिए। चॉकलेट के लिए सिर्फ कैपिटल सी हो, और येलो के लिए स्मॉल सी कैपिटल बी, या स्मॉल सी स्मॉल बी, ये तो क्रॉस करेंगे तो इसका रेशियो 9:3:4 आएगा। ऑल्दो मैं कर नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, और खैर यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी आ गया फोर्थ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 125 इन अ सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन 65 दिस ओके। तो ये तो हार्डी विनबर्ग का है, आपने पढ़ा होगा हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, जिसमें डोमिनेंट टाइप होमोजाइगस डोमिनेंट 65 है, और हेट्रोजाइगस का नंबर है 30, और होमोजाइगस रिसेसिव का नंबर है 15। तो यहाँ पर एलील का पूछ रहा है, तो एलील के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इस रिसेसिव के लिए हम लोग ले लेंगे नंबर ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल। तो कितने हैं रिसेसिव? 15, तो 15 लिख लेंगे, प्लस हाफ ऑफ हेट्रोजाइगस, कितने हैं? 30 लिख लेंगे, डिवाइड बाय, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, डिवाइड बाय टोटल। तो टोटल कितने हैं? 15 प्लस 30 प्लस 65, ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। 15, 15 प्लस हाफ ऑफ 30 15 डिवाइड बाई नीचे की तरफ 65 प्लस 30 प्लस 15, ये आएगा 110 आएगा, हाँ 110। तो 30 डिवाइड बाई 110, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यही आंसर होगा। तो ये आंसर होगा 0.30, तो 11 दूनी 22, 8 80 11 77 27, आंसर विल बी फर्स्ट। अच्छा, यही अगर कैपिटल बी पूछता एलील, तब क्या करते हैं? इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 65 रख देते हैं, डोमिनेंट वाले का नंबर, बाकी हाफ ऑफ हेट्रोजाइगस होता, हाफ ऑफ हेट्रोजाइगस डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 126 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन और एलास्टेज। ओके, ये तीनों एंजाइम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? सेरीन प्रोटीएस में, ये याद रखना है। अच्छा, सेरीन प्रोटीएस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए आप उनके अमीनो एसिड सीक्वेंस को देखना होगा। इन तीनों में एक खासियत रहती है, जो भी सेरीन प्रोटीज रहते हैं उनमें सेरीन, हिस्टिडीन और एस्पार्टेट, ये तीनों कैटेलिटिक ट्रायड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैटेलाइटिक ट्रायड। ये तीनों, या ट्रायड कैटेलिटिक भी बोलते हैं, ये कैटेलिटिक साइट पर, एंजाइम के कैटेलिटिक साइट पर ये तीनों कंबाइन करके एक्टिव रोल प्ले करते हैं, सेरीन, हिस्टिडीन और एस्पार्टेट। इन तीनों में से किसी एक अमीनो एसिड को हटा दे तो ये काम नहीं करेगा, तो तीनों इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन structure is having carbohydrate is on outer membrane surface. First option itself is correct. Lipid but not protein can diffuse membrane. बाकी protein occur in the inner leaflet of membrane. Polar नहीं, ये तीनों wrong है। कार्बोहाइड्रेट हमेशा लिपिड में आउटर फेस की तरफ होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ जेएनयू में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीओग्लाइकेंस, तो ये बाहर की तरफ, नॉट ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीओग्लाइकेंस के फॉर्म में बाहर की तरफ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबस्ट्रेट कंबाइन मोर फॉर्मली विथ एंजाइम। फॉर्मली मतलब स्ट्रांगली एसोसिएट हो रहा है, तो ये तभी होगा जब केएम की वैल्यू लो होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेएनयू का। केएम की वैल्यू जब लो होती है तो सबस्ट्रेट स्ट्रांगली बाइंड करता है
एंजाइम के साथ, याद रखना है, वाइस वर्सा फेनोमेनन है। अच्छा 129, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्लांट हेटेरोजाइगस फ्रॉम ट्राई हाइब्रिड AABBCC पैरेंट। ओके चलिए देखते हैं, ये पैरेंट है और ये जीनोटाइप को ऑब्टेन करना है। तो अगर ये AABBCC का सेल्फिंग कराएं सेम इसी से, तो ये वाला प्रोजेनी का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए, इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछते हैं लेकिन बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। देखिए तो दूसरा सेल्फिंग कराएंगे तो इसका मतलब आइडेंटिकल रहेगा ये। तो पहले इन दोनों को सिर्फ देखते हैं। हेट्रोजाइगस का जब सेल्फिंग होगा दोनों हेट्रोजाइगस के, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हेट्रोजाइगस है ये आए इन दोनों के क्रॉसिंग से। सिर्फ इन दोनों को देखना है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है। तो आप जब कैपिटल ए स्मॉल ए को क्रॉसिंग कराएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2, क्योंकि मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। चलिए एक का मैं करके दिखा देता हूँ। इनको दोनों क्रॉसिंग करेंगे तो एक आएगा ये डोमिनेंट टाइप, दो बनेंगे हेट्रोजाइगस और एक बनेगा रिसेसिव। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो बन रहे हैं आउट ऑफ 4 तो 2/4 यानी हाफ प्रोबेबिलिटी है। यानी इस हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, हाफ। ठीक है समझा। अब यहाँ पे कैपिटल बी है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, इस वाले को कैपिटल बी को। तो कैपिटल बी अब जब इन दोनों को क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या चांसेस है कि ये बनेगा कैपिटल बी इसी तरह का होगा हेट्रोजाइगस से। तो यहाँ पे क्रॉसिंग कराएंगे तो देखिए डोमिनेंट कैसे हो रहा है, यहाँ पे ए की जगह बी आएगा। तो ये कितना है 1/4, एक बन रहा है आउट ऑफ 4, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। होप सो कि समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं, ये हेट्रोजाइगस है, इसको हटा देते हैं। हेट्रोजाइगस अब इन दोनों क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या चांसेस हैं कि ये हेट्रोजाइगस बने, अगेन 1/4 नहीं सॉरी 1/2, क्योंकि इन दोनों हेट्रोजाइगस को क्रॉसिंग करेंगे तो हेट्रोजाइगस 1/2 बनेंगे, तो 1/2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर होगा। तो ये आएगा 1 कितना 16, तो 4/16 ये आंसर होगा। 4/16 का मतलब सॉरी 4/64 का मतलब है 1/16 आ रहा है आंसर फर्स्ट। So moving to next question 30, which of the following is not a general feature of nucleotide? If phosphate is attached to 2' hydroxyl is answer. This is the answer. क्योंकि शुगर के साथ में आपको मालूम है 5th कार्बन पर फॉस्फेट अटैच होता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो आंसर होगा फॉस्फेट इज अटैच टू 2' हाइड्रोक्सिल ऑफ राइबोज। ये कभी नहीं होता, इट इज़ नॉट ए जनरल फीचर। बाकी सारे करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर आफ्टर हाइड्रोलाइसिस? सिर्फ एक टाइप का, मतलब पॉलीमर को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो ये सिर्फ सिंगल टाइप के मोनोमर या सब यूनिट रिलीज करते हैं। तो वो कौन सा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बना हुआ सिर्फ ग्लूकोज से, तो इसको जब डाइजेस्ट करेंगे तो सिर्फ ग्लूकोज होगा। लेकिन डीएनए किससे बना, न्यूक्लियोटाइड, उसमें भी 4 डिफरेंट टाइप के, तो एक टाइप का कहाँ है, ये तो 4 डिफरेंट टाइप के हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। लिपोप्रोटीन में डिफरेंट टाइप के लिपिड्स होंगे, ट्राइसल्ग्लिसरॉल में डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड होंगे, तो आंसर होगा फर्स्ट। ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन कॉज बाय, ट्रांजिशन होता है जब प्यूरिन से रिप्लेस होता है और पायरिमिडीन से रिप्लेस होता है। तो अगर AG से रिप्लेस हो रहा है या फिर पैरामिडिन C और TCT से रिप्लेस हो रहा है, तो देखते हैं। ये CG इज रिप्लेस बाय TA, नहीं। GC इज रिप्लेस बाय, ये भी नहीं। AT रिप्लेस, ये भी नहीं। आंसर क्या होगा, AT रिप्लेस बाय GC। हाँ, A रिप्लेस हो रहा है G से, तो A रिप्लेस हो रहा है G से प्यूरिन, T रिप्लेस हो रहा है C से पैरामिडिन, ये। अच्छा, ट्रांसवर्जन क्या होता है, जहाँ प्यूरिन और पैरामिडिन से रिप्लेसमेंट हो जाए। 133,
color blindness in human in is a X-linked trait. A color blind man has 45-X is a daughter who is color blindness, non-disjunction that would leads to 45X in which parent? Okay, तो पेरेंट कलर ब्लाइंडनेस में फादर कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस मैन है, तो इसकी डॉटर तभी कलर ब्लाइंडनेस होगी जब इसकी वाइफ या मदर, इस चाइल्ड की डॉटर की मदर कैरियर होंगी, क्योंकि एक चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड को कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स आएगा फादर से और दूसरा एक्स आएगा मदर से, तो ये कैरियर होंगी मदर और ये फॉर्म करेगा, ठीक है। अब आते हैं कि ये बोल रहा है कि यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन का केस देखना है। तो नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि अगर एक्स सी फर्स्ट स्टेप में ये सेपरेट नहीं हो, सेपरेट में क्या होते हैं, जब गैमेट फॉर्म होता है तो ये अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। नॉन डिसजंक्शन एट फर्स्ट मियोटिक में क्या हो जाए कि ये सेपरेट नहीं हो, ये ऐसा ही रहे और यहाँ पर ये वाला जीरो हो जाए। वैसे नॉन डिसजंक्शन में क्या हो, ये एक्स सी ऐसे ही रहे और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो, तो इसको बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन एट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो ये ऐसा ही रहा और यहाँ पर एक्स ये वाला प्रॉब्लम नहीं हो, मेल वाले के केस में तो गैमेट बन रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इसका जब एक्स और वाई आएगा तो फीमेल के लिए तो ये जाएंगे, तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स ट्रिपल एक्स एंड यहाँ पर सी। तो इस केस में यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये तभी पॉसिबल है, तो ये क्या होंगे, यहाँ डबल डोज हो गया कलर ब्लाइंडनेस का, तो कलर ब्लाइंडनेस के जीन डबल हैं तो ये डोमिनेंट हो जाएंगे और यहाँ पर ये चाइल्ड जो होगा फीमेल चाइल्ड कलर ब्लाइंड होगा, तो इसका आंसर होगा मदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में। फादर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि फादर अगर नॉन डिस्टिंक्शन जो होगा तो वाई उसके साथ रहेंगे और वाई जब भी रहेगा तो मेल फॉर्म करता है, फीमेल नहीं, यहाँ फीमेल के बारे में बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए चाइल्ड विथ एडवर्ड सिंड्रोम 18 ट्राइसोमी, चलिए इसको हटा देते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम 18 ट्राइसोमी हैज़ a mother where non-disjunction having his mother where non-disjunction of chromosome 18 occur in the division of secondary oocyte. Okay, तो what is the chance of, तो मदर में नॉन डिसजंक्शन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मदर वाले में 18 लिख लेते हैं ऐसे। एस फेज में जाने के बाद में डबल हो गया, तो ये वाला डिप्लॉयड कुछ इस तरह का होगा। एस फेज में जाने के बाद में डीएनए कंटेंट डबल हो गया, क्रोमोसोम सेम रहे। अच्छा, यहाँ पर ये सब 18 है, ये चारों, तो ये भी एक, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों 18 क्रोमोसोम के। मैं 18 क्रोमोसोम को ही लेके चल रहा हूँ, बाकी क्रोमोसोम को नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ फर्स्ट डिवीज़न में नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, डिवीज़न ऑफ सेकेंडरी oocyte, यानी सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंडरी oocyte यानी सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में। तो यहाँ एक बनेगा, दो एक नॉर्मल होंगे इस तरीके से, एक सेपरेट हो गया, एक इधर सेपरेट हो गया, 1 2 यहाँ आ गए और एक 3 और 4 यहाँ आ गया। अब उसके बाद सेकेंड में प्रॉब्लम हो रहा है कि सेकेंड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक में डबल डोज रह गया और दूसरे में कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक यहाँ पर, तो इसमें एक यहाँ एक यहाँ, यानी यहाँ पे 50% में प्रॉब्लम हो रहा है। एक में डबल डोज आ गया, एक में -1 आ गया, ये दोनों नॉर्मल है। तो यहाँ पर जब तो बोल रहा है कि व्हाट आर द चांसेस दैट सेल फ्रॉम दिस सेल डिवीजन विल रिसीव 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 18, तो 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 18, तो आउट ऑफ दिस 4 दिस इज 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ 18, तो दिस इज 1/4 which is 25%, तो आंसर विल बी फर्स्ट। Moving to next question.
मैचुरेशन ऑफ बी सेल अकर इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, आईजीजी का रीअरेंजमेंट, प्रोजेनेटर बी सेल्स, नहीं, सबसे पहले प्रोजेनेटर बी सेल्स होंगे, फिर आईजीजी रीअरेंजमेंट होगा, फिर एफिनिटी मैचुरेशन होगा और क्लास स्विचिंग। आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बी सेल रिसेप्टर एक्सप्रेस इन नेव बी सेल। नेव बी सेल का मतलब कि अभी तक वहाँ पर पैथोजन का एक्सपोजर ही नहीं हुआ, तो ये आईजीएम सबसे पहले डेवलप करता है। प्राइमरी एंटीबॉडीज इसको बोलते हैं। नेव बी सेल में प्राइमरी एंटीबॉडी होगा, बाद में सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा जिसमें आईजीजी डेवलप करेगा। ओके, सुपर एंटीजन कैन बाइंड टू BCR and MSC class 1 together. Fourth option, 138, when the substrate concentration is much lower than Km value, the rate of reaction is directly proportional to substrate concentration. Answer will be C. क्योंकि यहाँ पर जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन Km के वैल्यू से बहुत कम हो जाएगा तो थोड़ा सा भी सबस्ट्रेट डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज वेरी शार्प। तो यहाँ लाइक दिस, इस तरफ सबस्ट्रेट, इस तरफ वेलोसिटी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एसे इनिशियल रेट आर यूज्ड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसे। फर्स्ट ऑप्शन, इनिशियल में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है और उसकी वजह से सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं जस्ट वेलोसिटी, जो डिस्कस किया अभी। तो ए ऑप्शन होगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहा है। इफ वेवलेंथ इंक्रीजेस hc/λ और E इज इक्वल टू h/nu, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी और लैम्डा वैल्यू इन्वर्सली रिलेशन है। तो अगर लैम्डा वैल्यू डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब आते हैं वेवलेंथ पे। तो वेवलेंथ नंबर क्या होता है, वेवलेंथ नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो लैम्डा वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो वेवलेंथ नंबर इंक्रीज करेगा। तो ये यहाँ पर तीनों इंक्रीज करेंगे। आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, तो आज के सेशन में इतने ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे आगे 141 से लेकर आगे नेक्स्ट सेशन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आज के सेशन में, आज के वीडियो में आपको कुछ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको उससे हेल्प होगी जेईई या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।